नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की 29 नंबर की क्लासेस। आई होप आपने सारी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड कर ली होगी। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, मैंने 3 से 4 दिन अभी क्लासेस नहीं ली थी, इसके लिए चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आप सभी की अगर मर्जी है तो आप कर सकते हैं। अंजलि भारत जी की 0968 ये मेरी आईडी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। आज सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि हमको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं इसमें आपको बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक पे मैं नेक्स्ट डे वीडियो लेके आने वाली हूँ, और जिन जिन का कमेंट आया है उनके ऊपर भी मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से किसे सुधार अथवा राष्ट्रीय विकास का मापक नहीं माना जाता है? इसको मापक नहीं माना जाता है। अगर किसी भी चीज का मापक कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय से भी आंकड़े निकाले जा सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद से निकाले जा सकते हैं, साक्षरता दर से निकाले जा सकते हैं, पर लिंग की समानता से कोई भी आंकड़े नहीं निकाले जा सकते। लिंग के समानता के आधार पर सिर्फ एक ही आंकड़े निकल सकते हैं, या तो वो पुरुष है या महिला है, ट्रांसजेंडर है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इनसे संबंधित ही निकल सकता है। किंतु यहाँ पे आपसे पूछा गया है सुधार अथवा राष्ट्रीय विकास का मापक नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मापक इनमें से कौन है, तो इनमें से मापक कौन आ जाएगा? प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद और साक्षरता दर हो जाएगा। तो इसका आंसर सही क्या है? लिंगानुपात। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय जो निकाली जाती है, सभी का टैक्स जो भर रहे आपके बनते हैं ना, वो आय प्रमाण पत्र, तो उन्हीं के आधार पे आप देख लीजिए। राष्ट्रीय आय आपसे पूछा गया है तो इसका अर्थ होता है सभी स्थायी लागत का जोड़। जो भी स्थायी लागत है उनका जोड़ आ जाता है। अगर आपसे पूछूं मैं राष्ट्रीय आय का एकांकन कौन करता है या इसको निकालता कौन है, तो कौन आ जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा क्या है? निकाली जाती है। और अगर इसी के विपरीत इसका मैं पूछूं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसमें भी हमेशा ही क्या? प्रधानमंत्री जी होते हैं। जैसे नीति आयोग, योजना आयोग पहले बोला करते थे, उसको अभी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो नीति आयोग के भी हमेशा ही प्रधानमंत्री जो होते हैं वही क्या रहते हैं? उसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसी प्रकार में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया गया है? क्वेश्चन आपके यहाँ से 2 से 4 कंप्लीट होने वाले हैं। अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। काफी समय मैंने आपको बोला है, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में एक कॉपी ऐसी जरूर होना चाहिए जिसके अंदर क्या है? आपके शॉर्ट नोट्स आ जाए। और शॉर्ट नोट्स में सिर्फ आप वही चीजें लिखें जो एग्जाम में आने लायक होती है, दूसरा जो आपसे बिल्कुल भी याद नहीं होता है, सिर्फ वो 2 चीजें। बाकी तो आपकी रफ नोट होती हैं, बाकी बहुत सारी बुकें होती है ऐसे तो, पर इसमें आप शॉर्ट नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जीवन के अधिकार के अलावा एक तो यह है कि जीवन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है, तो यह अनुच्छेद 21 के अंदर आ रहा है। सभी को स्पष्ट हो रहा है यहाँ से। अब यहाँ से पूछा गया है कि इसके अलावा और कौन सा शामिल है, तो और कौन सा आ जाएगा? शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा के अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार जो आपको दिए गए हैं, कर्तव्य जो आपको दिए गए हैं, यानी कि अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत क्या आते हैं? 12 से 35 के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? आपके अधिकार आ जाते हैं। यहाँ पे अपन अधिकार की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत सारे अधिकार आते हैं। पहले आपके अधिकार 7 हुआ करते थे, किंतु संपत्ति का अधिकार हटाने के बाद में 6 अधिकार आपके पास में रह चुके हैं। अब बात करें कर्तव्य की, तो टोटल 11 कर्तव्य हैं। दूसरा नया जोड़ा गया था, पहले 10 कर्तव्य हुआ करते थे। 11वें के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि कितने? 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक का बच्चा, इसको क्या है? शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का। आप वरन किसी भी तरीके से जबरदस्ती उससे कोई भी ऐसा वैसा कार्य नहीं करवा सकते। वो सारी चीजें किस में आ जाएगी? इसी में आ जाएगी जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। बात अपन यहाँ पे अधिकार की कर रहे हैं तो शिक्षा का अधिकार आ जाता है 21 अनुच्छेद के अंतर्गत। मैं बात करूं स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये किस में आता है?
स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। समानता के अधिकार की मैं बात करूं तो ये आता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अब भोजन का अधिकार किस में आता है भाई? भोजन करने का, खाने पीने का अधिकार किस में शामिल है? आप मुझे कमेंट करके बताना, शामिल है भी, नहीं है, या है तो कौन से अनुच्छेद में है, नहीं है तो क्यों नहीं है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति की इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। क्या भारत में अभी तक वित्तीय आपात लग चुका है? अगर लगा है तो कितनी बार लगा है? आपसे मैं आंसर चाहती हूँ इसका। क्या लगा है वित्तीय आपात? नहीं लगा है ना? क्या लगा है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बात करें आपातकाल की तो भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। कितनी बार? 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। बात यहाँ पे हो रही है, अब ये वाला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। अगर क्वेश्चन को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फाइनली आप इसमें कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि बात यहाँ पे हो रही है वित्तीय आपात की। बहुत सारे वित्तीय को नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे राष्ट्रपति जी घोषणा करते हैं। किसकी घोषणा करते हैं? आपातकाल की करते हैं। आपातकाल देख लिया तो 356 धारा जो अनुच्छेद है वो सही हो जाना है। और इसमें आप बोलोगे कि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आया हुआ है, कहाँ से लगाएंगे? अरे आप देखिए, आपातकाल की बात नहीं हो रही है, वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है। सिर्फ आपसे पूछा जाए कि आपातकाल कैसे घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, कौन से अनुच्छेद में कर सकते हैं, तो 356। और अगर आपसे पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल किसके अंतर्गत आता है तो ये आ जाएगा 360 के अंदर। तो 360 में क्या है? राष्ट्रपति जी वित्तीय आपात घोषित करते हैं। केवल आपात 356 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 280 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या आ जाता है? तो इसमें क्या आता है? वित्त आयोग से संबंधित चीजें आती है। क्या आता है? वित्त आयोग से संबंधित चीजें किसमें आ जाएगी? अनुच्छेद 280 के अंदर। मैं बात करूं अनुच्छेद 300 की तो इसके अंतर्गत क्या आता है? वाद विवाद। क्या आता है? वाद विवाद। वाद विवाद करना, यानी कि कोई भी अगर आपका कोर्ट का काम चल रहा है तो उसमें वाद विवाद जो होते हैं वो सारी चीजें अनुच्छेद 300 के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद अगर 110 की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत विधेयक आता है, चाहे धन विधेयक हो या अन्य विधेयक हो, सारे के सारे विधेयक किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अनुच्छेद 110 के अंदर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित हैं? ये कहाँ पे स्थित है? शिक्षाएं जो लिखी गई थी 1500 वर्ष पूर्व। कब लिखी गई है? 1500 वर्ष पूर्व। महावीर स्वामी थे कौन? तो ये संबंधित थे जैन धर्म से। किससे संबंधित थे? जैन धर्म से। 24वें तीर्थंकर इनको कहा जाता है, 24वें तीर्थंकर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 23वें तीर्थंकर कौन थे तो ये आ जाएंगे ऋषभ देव जी। अभी आप देखिए 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के बारे में काफी समय एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जैन समाज के जो जैन धर्म है उसके क्या है? अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो कौन आ जाएंगे? महावीर स्वामी आ जाएंगे। और 23वें कौन है? तो 23वें आपको मैं बता चुकी हूँ, ऋषभ देव जी है। 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई, वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो यह है वल्लभी, और इसको पहला वल्लभी नगर के नाम से जाना जाता था, जो कि आज कहाँ पे पड़ता है? यह आ जाएगा गुजरात के अंदर। कहाँ पे आ जाएगा? गुजरात के अंदर। मुंबई, अभी वर्तमान में तो मुंबई है, पहले बंबई इसको बोला जाता था। इन सब के बारे में तो काफी सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करे। सही क्रम इनका बताइए कि एक के बाद कौन शासन करने के लिए आया है। अगर मैं पहले नंबर पे बात करूं कि पहले नंबर पे कौन आया है, तो पहले नंबर पे आ जाएंगे अपने कुतुबुद्दीन ऐबक जी। कुतुबुद्दीन ऐबक जी। और अगर इनके बाद की मैं बात करूं कि इनके बाद में कौन आता है, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जी आ जाएंगे। और अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो इसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। और इनके बाद की अगर मैं बात करूं तो आखिरी कौन बचा है? गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन, ये हैं अंतिम। तो ये क्या है? लाइन वार आप याद रख लीजिए, क्रम से आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे आपसे ऐबक वंश का जो गुलाम वगैरह है इनके भी पूछे जाएंगे, खिलजी के पूछे जाएंगे, मुगल के पूछे जाएंगे, किसी के भी आ सकते हैं। सबके अच्छे से आपको याद होने चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को सभी अच्छे से याद रखना, क्योंकि इन्होंने क्या? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। कुतुब मीनार का।
अब आप बोलोगे दोनों ने मिलकर कैसे करवा लिया, इसके बाद तो यहाँ है कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है थोड़ा कार्य करवाया, उसके बाद में जो बचा हुआ कार्य था वो इल्तुतमिश के द्वारा क्या है पूरा किया गया है। बात करूं मैं रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो मुस्लिम महिला शासिका पहली कौन आ जाएगी, रजिया सुल्तान आ जाएगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट है चोरी चोरा की घटना किस वर्ष हुई है। अब मैं आपसे पूछूं कि चोरी चोरा की घटना हुई क्यों थी, क्योंकि क्या हुआ था उस समय देश में क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन। कब हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 में। क्या होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या हो रहा था कि अंग्रेजों के द्वारा निर्मित की गई किसी भी वस्तु को नहीं खरीदना, यानी कि पूर्णतः क्या है उनका बहिष्कार कर देना। तो ये सारी चीजें क्या है भारत में जोरों शोरों से चल रही थी। उसके बाद में क्या होता है कि इन्होंने क्या है इतना हिंसक जो भावना अपना लेते हैं भारतीय लोग, क्या करते हैं 22 पुलिसकर्मी को क्या है जिंदा जला देते हैं। अब वो जिंदा जलाते हैं, क्या करते हैं, चोरी चोरा नामक एक स्थान होता है जहाँ पे क्या है ये नारेबाजी कर रहे होते हैं। तो दूसरे व्यक्ति जो होते हैं ना दुकानदार वगैरह, वो बोलते हैं हमारे जो भी वस्तु वाल वगैरह जो भी है उनका क्या है नुकसान हो जाएगा, आप नारेबाजी बंद करवा दीजिए। तो वहाँ से जो क्या है 1-2 पुलिस वाले निकल के बाहर आते हैं, वो क्या बंद करवाने की कोशिश करते हैं। इधर हिंसक भावना हो जाती है और वो क्या है उल्टा भाग जाते हैं कहाँ पे, पुलिस थाने के अंदर। तो ऊपर से क्या है इन्होंने आग वगैरह, पास में ही शराब की जो दुकान होती है वहां से शराब वगैरह लेके फेंक दी अंदर और फिर आग लगा दी। तो क्या है बहुत सारे जो रहते हैं पुलिस वाले, लगभग कितने 22 पुलिसकर्मी की क्या है यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान ये सारी चीजें होती है और चोरी चोरा होता है 1922 के अंतर्गत। और इसके बाद में क्या है असहयोग आंदोलन को पूर्णतः स्थगित कर दिया जाता है और इसके लिए तो बहुत सारे लोग क्या है गांधी जी के खिलाफ भी आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब मैंने गांधी जी के बारे में पढ़ाया आपको बताया है और आगे भी जब भी इनके बारे में कोई चीजें आएगी तो मैं आपको फुल डिटेल से बताती रहूंगी। चलिए 1928 के बारे में और 29 के बारे में भी मैंने काफी चीजें बताई है, 6 चीजें मैंने इनके बारे में बताई है। कोई एक चीजें भी आप मुझे कमेंट करके बता देंगे तो अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट है अमेजन नदी के इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अमेजन नदी प्रायद्वीपीय है कहाँ की, तो ये आ जाएगी अमेरिका की नदी। अब बात करें कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है। तो अमेजन कहाँ की नदी है, वहीं की है। और अमेजन इसी के नाम पे क्या एक शॉपिंग ऐप चलता है, वहां से बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग भी करी होगी, मैंने भी करी है, सबने करी होगी। चलिए नेक्स्ट है विश्व सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान का है। तो विश्व का सबसे बड़ा या गर्म रेगिस्तान आपसे पूछा गया है तो कौन सा आ जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, या इसी के विपरीत आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा जो कि गर्म रेगिस्तान है वो कौन सा है, तो दोनों का ही आंसर एक होगा, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान जो कि क्या है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और गर्म रेगिस्तान है। इसी के विपरीत अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है, राजस्थान में। और थार रेगिस्तान के पास में ही एक स्थान है फलोदी, ये रेगिस्तान के अंतर्गत ही आने वाला है। ये क्या है सबसे गर्म स्थान है रेगिस्तान के अंतर्गत आने वाला। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का नहीं, अगर भारत का पूछा जाए कि रेगिस्तान का गर्म स्थान कौन सा है, तो कौन सा आ जाएगा, फलोदी स्थान आ जाएगा जो कि राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपको गलत करवा देगा या नंबर आपके कटवा देगा। कैसे, क्योंकि सभी को अच्छे से पता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सभी को पता है ना, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई क्या है 25 यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात यहाँ पे हो रही है प्रायद्वीपीय नदियां, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। तो प्रायद्वीपीय की अगर पूछा जाए तो गोदावरी तो इसका सही आंसर है ये। इसके अलावा अगर गोदावरी ऑप्शन में नहीं हो तो एक और याद रखिए महानदी, दूसरा आ जाएगा कृष्णा नदी,
ये सारी नदियाँ जो कि हैं क्या हैं, पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं और अंतिम में कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत ये गिरती हैं। तो ये सारी नदियाँ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बात यहाँ पे हो रही है प्रायद्वीपी नदी जो कि सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी नदी आ जाएगी गोदावरी नदी। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी है तो वो आ जाएगी गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी दोनों नदियों का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आ जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। और अगर इनसे पूछा जाए गोदावरी नासिक जिले से और त्रियंबकेश्वर की पहाड़ियों से इसका क्या है, उद्गम होता है। कृष्णा का अगर पूछा जाए, कृष्णा नदी का, तो ये कहाँ से आ जाएगी, महाबलेश्वर स्थान जो कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, वहाँ से, वहीं के नज़दीक से इसका क्या है, उद्गम होता है। नर्मदा नदी का अगर पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी ये कहाँ से होता है, तमिलनाडु कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक की बॉर्डर से क्या है, इसका जो है उद्गम होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है पुष्प के केंद्र में स्थित भाग क्या कहलाता है। पुष्प के जो अंदर स्थित होता है उस भाग को क्या कहते हैं, केंद्र में जो होता है, ये जो पुष्प है उसमें ये जो लाइनिंग दाने टाइप का जो बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, आपसे पूछा गया है, तो उसको कहा जाता है स्त्री केशर। बाहेद अलग अलग होता है, पंखुड़ी आप सभी जानते हैं, पुकेशर जो कि बिंदी टाइप होता है उसको सभी जानते हैं, आपने 9th-10th में विज्ञान में अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन रिक्त स्थान से आता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज जल से होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज कौन करते हैं, जेम्स चैडविक के द्वारा क्या है, न्यूट्रॉन की खोज की जाती है। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में भारतीय उपराष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय प्रधानमंत्री के सम्मान में वर्चुअल ई पोस्ट स्टैंप जारी किया गया है। ये सारे के सारे जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं। बात यहाँ पे हो रही है कौन से उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति की अगर मैं बात करूँ जिनको क्या है भारतीय प्रधानमंत्री सम्मान वर्चुअल ई पोस्टल जो है स्टैंप जारी किए गए हैं, तो जारी किए गए थे किसके लिए, तो इंद्र कुमार गुजराल के लिए। इंद्र कुमार गुजराल क्या है, भारत के क्या है प्रधानमंत्री रहते हैं। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं ये, तो ये आ जाएंगे 12वें नंबर के, 12वें नंबर के क्या है प्रधानमंत्री ये रहते हैं। बात करूं मैं उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे जिनके द्वारा ये सारा सम्मान दिया गया था, तो उपराष्ट्रपति आ जाएंगे एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। और उस समय अगर राष्ट्रपति जी की बात करें तो रामनाथ कोविंद जी, क्योंकि 2020 की बात हो रही है। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में भारत के पहले पोलिनेटर्स पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है। पोलिनेटर्स, अब पोलिनेटर्स होता क्या है, आप सभी ने राष्ट्रीय उद्यान का नाम अच्छे से सुना है, सभी जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है। एक पहाड़ या जंगल ही आप मान लीजिए, एक ऐसा स्थान जहाँ पे सारे पशु पक्षी आराम से निवास कर सके, उनके रहने का आराम से जो व्यवस्था हो जाए, स्थान हो, उसको ही आप क्या कहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, क्योंकि आज आराम से वो विचरण वहाँ पे कर पाए। पर पोलिनेटर्स पार्क का अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं, इसके अलावा कीट, मधुमक्खी, तितलियां, आप समझ रहे ना, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें जो होती है, पक्षी या कीट वगैरह, तो उनकी जो रहने का स्थान होता है उसको कहा जाता है पोलिनेटर्स पार्क। तो यहाँ पे क्या है, इन सभी को पाला जाएगा। एक मधुमक्खी पालन अलग चीज है, पर मधुमक्खी के साथ साथ में तितलियां भी वहां पे रहेगी, कीट रहेंगे, छोटे कीड़े वहां पे रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो कि देश का पहला बन चुका है पोलिनेटर्स पार्क, अभी स्थापित है उत्तराखंड के अंतर्गत। और उत्तराखंड का अन्य नाम क्या है, देवभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, देवभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन ही खा गई हमारी टेक्निकल टीम। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस।
अगर मैं आपसे पूछूं 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो महिला दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। सारे दिवस मैं भूल जाऊं पर 8 मार्च नहीं भूल सकती, क्योंकि क्या है 7 मार्च को मेरा जन्म दिवस रहता है, 8 मार्च को ये आता है तो मुझे अच्छे से याद है। 8 अगस्त, अगर 8 अगस्त की मैं आपसे बात करूं तो इस दिन क्या मनाया जाता है? भारत छोड़ो दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। 21 जून की अगर मैं बात करूं तो क्या मनाया जाता है? योग दिवस। क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 21 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो 21 जुलाई को मनाया जाता है शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। शहीद दिवस यानी कि जो 12 मंथ होते हैं उनमें से 3 मंथ ऐसे आते हैं जिसमें क्या है शहीद दिवस मनाया जाता है। मार्च के महीने में भी शहीद दिवस मनाया जाता है, जुलाई में भी होता है, अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत भी आता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मालाबार द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास साझेदार नहीं रहा है? कौन सा देश साझेदार नहीं रहा है आपसे पूछा गया है। तो इसमें उत्तरी अमेरिका, जापान, भारत तीनों के तीनों देश शामिल थे, किंतु चीन इसके अंतर्गत जो है शामिल नहीं था। तो त्रिपक्षीय जो नौसेना अभ्यास होता है वो 3 देशों के मध्य होता है, उत्तरी अमेरिका, जापान और भारत के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ओजोन के संबंध में कौन सा कथन जो कि है गलत है? तो कथन कौन सा गलत है? ओजोन विषैला होता है। आपने सुना होगा ओजोन परत में क्या है, छिद्र हो गए हैं, सारी चीजें पढ़ी है ना आपने। तो ओजोन जो है एक परत है ना कि कोई विषैला भाग है, तो ये तो कथन सही है। ओजोन पृथ्वी की सतह के निकट स्थित है, ये गलत हो जाएगा। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करता है, यानी कि हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको अपने अंदर क्या है अवशोषित कर लेता है। ओजोन का सूत्र O3 है, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा, क्योंकि ओजोन जो है पृथ्वी की सतह के निकट स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था क्या है? ये कोई संस्था नहीं है, कानून बनाने के लिए पूरी क्या है बैठक लगती है इसमें। तो भारत के राष्ट्रपति जी या उनके मंत्री मिलके कोई भी कानून नहीं बना सकते। भारत के प्रधानमंत्री या इनका मंत्रिपरिषद मिलके भी कानून नहीं बना सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनको तो कोई भी कानून बनाने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि ये संविधान के अंतर्गत आते हैं और संविधान के बाद ही इनका कार्य है। ये कोई कानून नहीं बना सकते। अगर कोई कानून बनाने का हक रखता है तो वो सिर्फ भारतीय संसद, और भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं सभी अच्छे से जानते हैं। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? सरला याद करवाया था। क्या याद करवाया था? सरला। संसद 79, 80 और 81, राज्यसभा, लोकसभा, और संसद का एक और अभिन्न अंग है जो कि राष्ट्रपति जी आ जाएगा। यानी कि कोई भी कानून बनाने के लिए दोनों सदन के पास में उसका जाना जरूरी है। अगर वो राज्यसभा में पास हो गया है तो उसको लोकसभा में पास होना जरूरी है, और लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पास हो गया है तो उसके बाद में राष्ट्रपति जी के पास में जाएगा, उनका सिग्नेचर होगा तो वो क्या है नया कानून बन जाएगा या नया क्या है बिल बन जाएगा। तो सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड होती हैं? भारतीय संसद के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं मुगल जो साम्राज्य रहा था उसके अंतर्गत सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? शक्तिशाली, तो शक्तिशाली में आप कौन कहोगे? अकबर। और आपसे यहाँ पूछा गया है मुगल बादशाहों में आखिरी, ये नहीं पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक कौन था। अगर आखिरी पूछा जाए तो बहादुर शाह द्वितीय, जो कि क्या है अंतिम शासक रहते हैं मुगल के, और इसके बाद में क्या है मुगल साम्राज्य का जो कि है पतन हो जाता है। आखिरी शक्तिशाली बादशाह से पूछा गया है तो ये औरंगजेब आ जाएगा। और जो औरंगजेब था ये बिल्कुल अकबर से विपरीत था। अकबर ने जो जो कानून बनाए कि क्या है कर नहीं देना है, जजिया कर नहीं देना है, हिंदू तीर्थ कर इसने हटा दिया, इसने वापस लगा दिया। वास्तुकला, संगीत प्रेमी सब ये था, तो ये इसका उल्टा था, बिल्कुल इसको पसंद ही नहीं था। तो सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। पर शक्तिशाली की बात करें तो आखिरी रहता है, उसके बाद में बहादुर शाह द्वितीय जो होते हैं अंतिम होते हैं, और ये सारी चीज़ें इनकी खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है, पूरी पृथ्वी पर किस दिन यानी कौन सी तिथि को रात दिन जो है बराबर होते हैं? पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, केवल भारत की नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च
से 23 सितंबर। क्या आ जाएगा? 21 मार्च से 23 सितंबर को क्या है, पूरी पृथ्वी पे जो कि है दिन और रात बराबर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, तो यह होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है पृथ्वी के ऊपर। नेक्स्ट है रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? रंगावली, तो ये आ जाएगी बिहार की। और कहीं कहीं आप देखोगे एसएससी एमटीएस वालों ने आंसर इसका कर्नाटक सही कर रहा है। और कर्नाटक का अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आ जाएगा मैसूर। मैसूर क्या है? लोक कला है यहाँ की जो काफी प्रसिद्ध है। गुजरात, इसका क्या है? वांदनी हो जाएगा। और अगर मध्य प्रदेश की मैं पूछूं, शिल्पकला क्या आ जाएगी? शिल्पकला आ जाएगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मैत्री। ये मित्री नहीं है, यह है मैत्री। मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत की शोध केंद्र है? भारत का शोध केंद्र से पूछा गया है, तो ये आ जाएगा अटलांटिका में, अटलांटिका के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है 2020 में पद्म भूषण धर्मपाल चुनने वाले गुलाटी का निधन हो गया है। वह किस ब्रांड के संस्थापक व सीईओ है? आपने इनका एड बहुत सारा देखा होगा और देख देख के पक भी चुके होंगे कि ये आदमी जो है बहुत सारा एड करता है। और किसका एड था वो? MDH मसाले का। और अभी मुझे उनके बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं। MDH वो सुना होगा ना, असली मसाले सच MDH सुना है ना। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो आते हैं कभी कभी तो नेवी वालों के पास में घूमते हैं, कभी डाइनिंग टेबल के पास में घूमते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे ऐड किए हैं इसके। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। काफ़ी समय तक ये क्या है, बीमार रहते हैं। और इनको क्या है, रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनके द्वारा क्या है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और अब ये हमारे बीच में नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दास कैपिटल की पुस्तक के राइटर अगर आपसे पूछूं तो कार्ल मार्क्स आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? कार्ल मार्क्स आ जाएंगे। इनके द्वारा दास कैपिटल पुस्तक लिखी गई है। और अगर मैं आपसे पूछूं सुदर्शन पटनायक कौन है? सुदर्शन पटनायक सभी को अच्छे से पता होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि इनका नाम जो है किसमें बुक हुआ है? गिनीज बुक में। गिनीज बुक में इनका नाम क्या है, दर्ज हो चुका है। किसके लिए हुआ है? अब आपके माइंड में यही वाला प्रश्न घूम रहा होगा। तो इनका नाम क्यों दर्ज किया गया है? क्योंकि रेत से इन्होंने क्या है, महल बना दिया था। अब आप पूछोगे रेत से महल बनाना कौन सी बड़ी बात है? अरे कोई कंक्रीट सीमेंट वगैरह कुछ नहीं मिलाना, सिर्फ रेत। अगर आप मुट्ठी में लेके भी छोड़ोगे ना तो वो रेत क्या है, बिखर जाएगी। इन्होंने रेत से क्या है, महल बना दिया। बहुत सारे इनके फोटो वायरल होते रहते हैं, आपने देखा होगा, जिसके अंतर्गत क्या है, जैसे कि किसी की हाल ही में मृत्यु हुई है, जैसे लता मंगेशकर, तो उनका क्या है, समुद्र के किनारे रेत से वो बना देंगे चित्र वगैरह। इसके अलावा जैसे कोई भी अभी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई थी उससे संबंधित बना दिया, प्रधानमंत्री से संबंधित कोई भी चीजें हो गई है, घटना हुई है तो उससे संबंधित, राष्ट्रपति, लोकसभा, सभी से संबंधित कुछ भी हो रहा है ना तो वो नई चीजें वहां बना के रखेंगे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, कुछ भी हो तो वो सारी की सारी चीजें जो है ये रेत से बनाने की कला इनके पास में है। और इनको क्या है, गिनीज बुक में नाम दर्ज हो चुका है इनका, सुदर्शन पटनायक। बेसिकली कहाँ से आते हैं ये? तो ये आते हैं उड़ीसा से। कहाँ से आते हैं? उड़ीसा। पटनायक याद रखिए, नवीन पटनायक कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो उड़ीसा के हैं, तो पटनायक से पटनायक आप याद रख लिए। जेन ऑस्ट्रियन, तो इनकी पुस्तक का नाम है ईमा। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? ईमा। नारायण जी की आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आर के नारायण, सत्यमूर्ति नारायण, किसी भी नारायण जी का आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। पर नारायण जी का फुल नेम जरूर लिख दीजिएगा, उसके बाद में ही आप पूरा नाम लिखिएगा। चलिए, ये थे आज के अपने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।